Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IAS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles that we are going to explain today. So the first article is related to two important aspects. The first one is the NIA, National Investigation Agency, and the second one is the UAPA, Unlawful Activities Prevention Act. So ये जो आर्टिकल है, इवन दो इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल इन नेचर, पर वहाँ पर कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम लोग को यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दैट आर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड यूएपीए. और हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे एनआईए एंड यूएपीए के फॉर्मेशन क्यों किया गया, ज़रूरत क्या पड़ी, और ओवर द ईयर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं बोथ इन एनआईए एंड यूएपीए, उससे उनका जो मैंडेट है वो कैसे ब्रॉडन हुआ है, उससे क्या क्या इश्यूज हैं. ऑल दोस एस्पेक्ट्स वुड बी इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is related to the aspects of destroyers as well as the aspects of Project 15B. So यहाँ पर बात करेंगे destroyers क्या होते हैं, destroyers के जैसे और कौन से warships होते हैं, देन उस पर बिल्डअप करके बात करेंगे प्रोजेक्ट 15B क्या है, और प्रोजेक्ट 15B जैसे और कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट. सो ऑल दोज डायमेंशंस वुड बी इन आवर सेकेंड आर्टिकल. The third article is related to World Health Organization. So यहाँ पर बात करेंगे World Health Organization है क्या, उसकी ज़रूरत कब महसूस हुई, कैसे फॉर्म हुआ, कौन से मेंबर्स हैं, क्या फंक्शंस करते हैं, एज वेल एज ओवर द ईयर्स क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी है. ऑल दो डायमेंशंस would be in our third article. The fourth article is related to another important organization known as United Nations. So यहाँ पर भी हम लोग WHO से बात करेंगे, United Nations है क्या, कब फॉर्म हुआ, कौन से बेसिक ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, हर ऑर्गन्स के क्या सिग्निफिकेंस है, सिक्योरिटी काउंसिल में क्या क्या इश्यूज हैं, और व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. सो इन डायमेंशंस को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इन आवर फोर्थ आर्टिकल. The fifth article is related to currency appreciation and depreciation. So वहाँ पर बात करेंगे exchange rate systems क्या होते हैं, किस तरीके के exchange rate systems होते हैं, इंडिया कौन से exchange rate system फॉलो करता है, उसके क्या advantages हैं और क्या disadvantages हैं, और currency appreciation और depreciation के कारण क्या क्या consequences हो सकते हैं. So उन dimensions को हम लोग explore करेंगे in our fifth article, and as usual the sixth one is on the quiz of the day. So let's start with the first one which is on NIA and UAPA. अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, ये जो आर्टिकल है दैट इज प्योरली कंट्रोवर्शियल, जहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉर एग्जांपल पीएफआई के बारे में बात किया जा रहा है, बट प्लीज डोंट ड्वेल इनटू द डिटेल्स ऑफ पीएफआई, दैट इज नॉट समथिंग व्हिच द यूपीएससी वुड बी इंटरेस्टेड इन. यहाँ पर कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस आर्टिकल में जिक्र है, जिसके फॉर एग्जाम्पल द एस्पेक्ट्स ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, द एस्पेक्ट्स ऑफ एनआईए एज वेल एज द एस्पेक्ट्स ऑफ UAPA. सो यहाँ पर हम लोग इन एस्पेक्ट्स पर डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद NIA. अब NIA जो है, NIA इज द एब्रिविएशन ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंड इसके जितने भी डायमेंशंस है आई ऑलरेडी डिस्कस इन आवर 6 सितंबर वीडियो, बट अगेन लेट मी प्रोवाइड यू जस्ट जहाँ पे मैं बताऊंगा कि कौन से एस्पेक्ट्स हैं दैट आई ऑलरेडी डिस्कस देयर. सो यहाँ पर स्टार्टिंग विद कि उसका बेसिक रोल क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी, कब महसूस हुआ कि NIA जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है इंडिया को, एज वेल एज उसका जो बेसिक मैंडेट था, बेसिक मैंडेट क्या है, जुरिस्डिक्शन जो ओवर द ईयर्स कैसे चेंज हुए हैं, वो क्या इंडियन सिटीजन्स के साथ फॉरेन सिटीजन्स को भी ट्रैक कर सकते हैं, जो जुरिडिक्शन है वो क्या इंडियन टेरिटरी के साथ साथ बाकी टेरिटरीज में भी एक्सप्लोर होता है, और कैसे है उसके मैंडेट और इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन से सब एजेंसीज हैं, कौन से रीजनल ऑफिसेस हैं. ऑल दिस डायमेंशंस आई डिस्कस. विद दैट नाउ लेट्स सी कि क्या क्या थे अमेंडमेंट्स. सो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि NIA के जो अमेंडमेंट्स है वैसे ही UAPA के भी अमेंडमेंट्स हुए थे बोथ इन द ईयर 2019. अब UAPA हम लोग लेटेस्ट फेज में देखेंगे, बट यहाँ पर भी NIA के जो बेसिक एस्पेक्ट्स है वहाँ पर उससे डेवलप करने के लिए, उसकी जो मैंडेट है उसे ब्रॉडन करने के लिए, जो जुरिडिक्शंस है उसे ब्रॉडन करने के लिए दिस अमेंडमेंट एक्ट वाज ब्रॉट इन 2019. और ये जो जुरिडिक्शन है, ये जो डायमेंशंस है, कौन से डायमेंशंस में इसके जो मैंडेट है वो इंक्रीज हुआ, क्या क्या जरूरत पड़ी, क्या क्या है फ्यूचर डायमेंशंस, ऑल दोस एस्पेक्ट्स आई हैव डिस्कस इन आवर 6 सितंबर वीडियो इटसेल्फ. सो प्लीज लुक टू दिस वीडियो टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ NIA के जितने भी डायमेंशंस है जो कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. विद दैट अंडरस्टैंडिंग अब बात करते हैं कि UAPA क्या है, व्हाट इज दिस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. अब जैसे मैंने कहा UAPA इज द एब्रिविएशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. अब UAPA का जो ओरिजिनल एक्ट था वो पास हुआ था वे बैक इन 1967. सो UAPA 1967 इज बेड रॉक.
पर उसे भी जैसे हम लोग ने एनआईए में देखा कि एनआईए का जो जुरिडिक्शन है वो ब्रॉडन कर दिया गया। इनिशियली वो काउंटर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन था, बट उसका जो होराइजन है वो ब्रॉडन करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर टेररिज्म और बाकी डायमेंशंस को भी ऐड कर दिया गया। सो यहाँ पर भी यूएपीए का एक अमेंडमेंट हुआ, पर अमेंडमेंट में जाने से पहले लेट्स सी कि बेसिक एस्पेक्ट्स क्या हैं। सो यूएपीए को लाया गया इन एक्सचेंज ऑफ एक्ट्स लाइक टाडा एंड पोटा, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए एक्ट्स थे। ये जो एक्ट है, दिस गिव्स स्पेशल प्रोसीजर्स, प्लीज रिमेंबर दिस गिव्स स्पेशल प्रोसीजर्स टू हैंडल टेररिस्ट एक्टिविटीज अमंग अदर थिंग्स, और इट इज एम द इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशंस इन इंडिया। अब यहां पर बात किया गया है कि दिस एक्ट इज टू प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज, बट अनलॉफुल एक्टिविटीज होते क्या हैं, लेट्स सी। So unlawful activity refer to any action, please remember there are very ambiguous words हैं, जो clarity है वो कम है, so please refer to this words, to refers to any action taken by an individual or organization or association intended, its intention, it's not necessary कि वो हो गया हो, intended to disrupt the territorial integrity and sovereignty of India. सो यूएपीए के अंदर बोथ इंडियन एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज, और जो ऑफेंडर्स हैं दे विल बी चार्ज इन द सेम मैनर। और अकॉर्डिंग टू एक्ट जो है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके ऊपर आप टेररिस्ट का टैग लगाओगे उसके लिए भी काफी सारे डायमेंशंस हैं। सो अकॉर्डिंग टू द एक्ट the union government may proclaim, so the union government may proclaim, the state government has no role in this. So union government may proclaim or designate an organization as a terrorist organization. Kab? If it commits or participates in the acts of terrorism. Second, if it prepares for terrorism, so it doesn't do terrorism but it prepares. अब ये जो ambiguity है, this is on the union government. Union government decide करेगा कि whether it is preparing or not. If it promotes terrorism or is otherwise involved in terrorism. इसके साथ साथ ये सिर्फ organizations को नहीं, ये terrorist individuals को भी designate कर सकते हैं. So these are some of the basic aspects related to the UAPA. अब यहाँ पर काफ़ी सारे issues भी हैं. So the basic issue with this amendment is the issue of terrorist. आपका जो definition है terrorist act का वो ही issue है. जैसे हमने देखा यहाँ पर जो टेररिस्ट के जो एम्बिशंस हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे एम्बिगुअस वर्ड्स हैं. फॉर एग्जांपल एनी, इंटेंशन, प्रमोट्स, प्रिपेयर्स. सो ये जो एस्पेक्ट्स है इसमें क्लैरिटी नहीं है, और दैट इज द फर्स्ट इशू रिलेटेड टू द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. सो फॉर एग्जाम्पल जो टेररिस्ट एक्ट का जो हम लोग जो कंसिडर करते हैं, द मोस्ट प्रोक्लेम्ड और द मोस्ट यूज्ड डेफिनेशन इज ऑफ यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिपोर्ट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स. सो इनके रिपोर्ट में जहां पर जो ओवर द ग्लोब जो कि पैन वर्ल्ड काफ़ी सारे कंट्रीज यूज करते हैं डेफिनेशन, वहां पर 3 बेसिक एलिमेंट्स है जिसके बेसिस पर आप कोई भी एक्ट को टेररिस्ट एक्ट घोषित कर सकते हो. और ये 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? द फर्स्ट एलिमेंट इज कि वहां पर एक इंटेंट होना चाहिए बिहाइंड द एक्ट, जिसका जो इंटेंट है दैट इज टू कॉज फियर. जैसे आपको पता है कि टेररिज्म इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड टेरर, सो यहां पर जो इंटेंशन है दैट शुड बी टू कॉज फियर. दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट. सेकेंड एस्पेक्ट कि यहां पर जो मीन्स यूज किए जा रहे हैं दैट शुड बी डेडली इन नेचर, वो डेडली होने चाहिए. एंड द थर्ड एस्पेक्ट, इसकी जो एम है दैट इज टू फर्दर द आइडियोलॉजिकल गोल, एक आइडियोलॉजी होना चाहिए जो कि वो प्रोपोगेट करना चाहते हैं. सो ये 3 एस्पेक्ट्स को देख के ही, ये 3 एलिमेंट्स को देख के ही हम लोग कोई एक्ट को टेररिस्ट एक्ट डिक्लेयर करते हैं एज पर द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट. बट यहां पर यूएपीए में ऐसे एलिमेंट्स नहीं है. यहां पर यूएपीए में एक ओवर रीच है, एक एम्बिगुअस, और ये एक एम्बिगुअस एज वेल एज द ओवर रीच इज सीन हियर. लेट्स सी कैसे. फॉर एग्जांपल यूएपी में आप टेररिस्ट एक्ट घोषित कर सकते हो कब? इफ इट इंक्लूड्स द डेथ और इंजुरी टू एनी पर्सन एज वेल एज डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी. सो यहां पर जो एम्बिट है वो बढ़ा दिया गया है. इवन इफ यू आर कॉजिंग डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी यू कैन बी डेसिग्नेटेड एज एन टेररिस्ट, या जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकते हैं. सो दिस इज एन फर्स्ट इशू, द वेग डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट अटैक. Second is the denial of bail.
सो फर्स्ट आपको जो मैंडेट है वहां पर अगर आप डैमेज भी करते हो तब भी आपके खिलाफ यूएपीए लगाया जा सकता है, आपको टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, और अगर टेररिस्ट घोषित कर देते हैं तो आपको बेल भी मिलना मुश्किल है। यहां पर द स्पेसिफिक सेक्शन इज सेक्शन 43D5। यहां पर इट प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ एनी एक्यूज्ड पर्सन ऑन बेल if the police have filed the charge sheet that there are reasonable grounds। प्लीज देखें यहां पर वर्ड्स हैं reasonable grounds। अब reasonable grounds है कि नहीं वो कौन डिसाइड करेगा? द पुलिस who is under the executive। so यहां पर एग्जीक्यूटिव के पास एक ओवर रीच है, एग्जीक्यूटिव के पास अनड्यू पावर्स हैं, एक कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स हैं दैट वी आर सीइंग। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि यूएपीए जो है दैट इज गिविंग अनड्यू पावर्स इन द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। और जब भी आपके पास अनड्यू पावर्स होते हैं और आपका जो जवाबदेही है या अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है, देयर आर इश्यूज। सो दिस इज द सेकंड इशू। थर्ड इशू इज स्टेट ओवर रीच। तो जैसे मैंने कहा ये जो डेफिनेशन है दैट इज वेरी एम्बिगुअस, वहां पर काफी सारे क्लैरिटी की कमी है। सो देयर आर वर्ड्स, फॉर एग्जांपल देयर आर लाइकली टू थ्रेटन या लाइकली टू स्ट्राइक टेरर। सो यहां पर इवन द एस्पेक्ट्स इंटेंशन भी क्या कर सकते हैं, इंटेंशन के बेसिस पर भी आपको टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है या आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ यूएपीए। और एक बार घोषित कर दें तो आपको बेल मिलना भी मुश्किल है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक एस्पेक्ट्स जिसके कारण critics कहते हैं कि this is giving undue powers in the hands of executive and that is something disturbing the fabric of democracy in India. So with that understanding and clarity of UAP and NIA, now let's move to our next aspect, that is on the P15 project. So यहां पर बात करते हैं P15 प्रोजेक्ट एज वेल एज डिस्ट्रॉयर्स क्या होते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस जो है वो हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं इन दी डिस्ट्रॉयर्स। सो यहां पर जो बेसिक एस्पेक्ट्स है कि डिस्ट्रॉयर्स क्या है दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन 3 सितंबर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉयर्स ही नहीं, डिस्ट्रॉयर्स जैसे और कौन से वारशिप्स होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या होते हैं, क्रूजर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स क्या होते हैं, फ्रिगेट्स क्या होते हैं, अलॉन्ग विद देयर पिक्चर्स की इनके इंपॉर्टेंस क्या हैं, ये कैसे डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं, इंडिया में कौन से क्रूजर्स हैं, उनके कौन से क्लासेस हैं, डिस्ट्रॉयर्स कौन से हैं, उनके कौन से क्लासेस हैं, ऑल दिस डायमेंशंस आई हैव डिस्कस इन 3 सितंबर। सो इसकी बेसिक जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं उसको समझने के लिए प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर, बट प्लीज रिमेंबर ये डिटेल्स को यू डोंट हैव टू मग अप, प्लीज डोंट ड्वेल इनटू द डिटेल्स एज सच इज नॉट रिक्वायर्ड। यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कौन से क्लासेस हो सकते हैं एंड हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज वारशिप्स। विद दैट नाउ लेट्स सी कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। अब जो आर्टिकल में जिस प्रोजेक्ट का मेंशन है दैट इज द प्रोजेक्ट 15B, बट बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट यू हैव टू ब्रॉडन योर होराइजन एंड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नियर फ्यूचर में न्यूज में कवर किए गए हैं दैट आई हैव शोकेस्ड इन आवर 12 सितंबर वीडियो, जहां पर आई डिस्कस कि प्रोजेक्ट 17A क्या है, प्रोजेक्ट 17A से पहले जो प्रोजेक्ट 17 थे वो कैसे डिफरेंस है, एज वेल एज प्रोजेक्ट 15B क्या है, प्रोजेक्ट 15 से पहले जो प्रोजेक्ट 15 था वो क्या था, प्रोजेक्ट 75 क्या है, प्रोजेक्ट 75 से पहले जो प्रोजेक्ट 75 था वो कैसे अलग है। सो ऑल दिस डायमेंशंस आई हैव डिस्कस, एज वेल एज प्रोजेक्ट 17 कैसे फ्रिगेट से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट 15 कैसे डिस्ट्रॉयर से रिलेटेड है, एज वेल एज प्रोजेक्ट 75 कैसे submarine से related, that dimensions also I discussed in 12 September. But again let me cautiously tell you, let me warn you here कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी बारीकियों में ना जाए। यहाँ पर ये जानना ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I में क्या स्पेसिफिकेशंस है, कैसे एमिनेशंस वैरी करते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, दैट मच डिटेल इज नॉट समथिंग दैट वी शुड बी इंटरेस्टेड इन। वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एज एन डिफेंस एनालिस्ट यू कैन further dwell into details, but as an UPSC aspirant you don't have to go into the details, you should have a basic understanding and UPSC के लिए जितने भी aspects ज़रूरी हैं that I have already discussed in our 12 September, so please refer to the video here. With that now let's see another aspect that is on WHO। अब World Health Organization जो है वो भी काफ़ी important है starting from the days of COVID जैसे ही आया, COVID के बाद से ही जो World Health Organization है that has रीच दी मल्टीमीडिया, ये जो हर न्यूज़पेपर में हर मीडिया में हम लोग WHO को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, WHO के स्ट्रेंथ्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो WHO इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, और WHO के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं कि WHO क्या है, WHO में कौन से मेंबर्स हैं, कब फॉर्म हुआ, क्यों फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, एज वेल एज ओवर द ईयर्स कौन से रिफॉर्म्स हैं जो कि WHO में ज़रूरत हैं,
WHO में क्या क्या एस्पेक्ट्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, WHO में ट्रांसपेरेंसी क्या इश्यूज है, WHO में जो अथॉरिटी है उसमें क्या इश्यूज हैं, द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रिप्स, द एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर डिस्कस्ड in our 2nd August video. So please refer to the video here ताकि आप समझ पाएं कि WHO में क्या फ्लॉज हैं, क्योंकि मेंस में these reforms are necessary, क्योंकि your mains answer should be multifaceted and this reforms would have a major stake in your answers. So please refer to the video of 2nd August here. With that, now let's move to our next article, that is on United Nations. अब यूनाइटेड नेशंस भी WHO के जैसा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम द डेज ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. सो लेट्स सी. सो यूनाइटेड नेशंस के जो बेसिक ऑर्गन्स हैं, एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग ऑफिशियली वी आर हैविंग 6 ऑर्गन्स. 6 ऑर्गन्स हैं बट एक्टिव इसमें से सिर्फ 5 हैं. सो लेट्स सी कौन से ऑर्गन्स हैं. जो मोस्ट कॉमनली जो हम लोग यूनाइटेड नेशन के साथ एसोसिएट करते हैं, दैट इज द जनरल असेंबली. जो स्टेजेस हैं जो कि मीडिया में कवर किए जाते हैं, जो कि आप न्यूज़पेपर में देखते हो, दैट इज ए जनरल असेंबली, जहां पर लीडर्स आके भाषण देते हैं, जहां पर स्पीच देते हैं. एज वेल एज वी आर हैविंग द सिक्योरिटी काउंसिल. अब सिक्योरिटी काउंसिल में ऑफिशियली देयर आर 15 मेंबर्स, 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 10 मेंबर्स आर नॉन परमानेंट, दे आर नॉन परमानेंट इन नेचर, जबकि जो बाकी के 5 हैं दे आर परमानेंट मेंबर्स. अब इशू है इन 5 परमानेंट मेंबर्स से, क्योंकि ये 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं इनके पास एक स्पेशल पावर है जिसे आप कहते हैं वीटो. अब ये जो वीटो पावर है दैट इज पर्टिकुलरली इन द हैंड्स ऑफ P5 मेंबर्स. इसके अलावा वी आर हैविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वी आर हैविंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. नाउ अगेन प्लीज रिमेंबर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. सो ICC से फर्क है, ICC से जो बारीकियां हैं दैट इज quite different, that is divergent when it comes to the mandate of ICC and ICJ. So please remember that, please keep that in mind. And जो day to day activities हैं उसे कहीं ना कहीं overview करने के लिए you are having the secretariat. Now the 6th organ known as the trusteeship council जो है उसका formation भी UN charter में ही लिखा गया था way back in 1945. बट ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम ये था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करें, उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, उन्हें कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और इंडिपेंडेंस कैसे बरकरार रखें उसे कहीं ना कहीं गाइड किया जाए. बट जैसे जैसे हर एक मेंबर इंडिपेंडेंट होते गए, हर एक मेंबर सोवरिन होते गए, तो जो इंपॉर्टेंस है ट्रस्टीशिप काउंसिल का वो डिग्रेड होते गया. सो एज ऑफ नाउ ट्रस्टीशिप council is inactive. So we are having officially 6 organs but 5 organs, out of these 6 organs only 5 organs are active in nature. With that, now let's see कि कौन से हैं challenges of United Nations. United Nations के relevance क्या है contemporary world politics में. So first देखते हैं क्या है challenges. The first challenge is that the goals are endangered. अगर बात करें climate change की या 2030 objectives जो कि आता है from सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 17 हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सो ना हम लोग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, ना हम लोग क्लाइमेट चेंज के जो हम लोग के कमिटमेंट्स है उससे हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं. तो जो गोल्स हैं वो कहीं ना कहीं एंडेंजर्ड है और उसके लिए यूनाइटेड नेशंस अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, कमिटमेंट को कहीं ना कहीं एनहांस नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रीज को कंपेल नहीं कर पा रहे हैं, फोर्स नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो गोल्स हैं उसे वो फुलफिल करें. सेकेंड इशू इज दैट ऑफ सेक्रेटरी जनरल. जो सेक्रेटरी जनरल हैं जो कि होते हैं द ऑफिशियल हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उनका जो रोल है दैट इज वेग, वो वेग रोल है इवन दो दे आर हैविंग ग्लोबल रीच. फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरी जनरल जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जहां पर P5 मेंबर्स जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनका स्टेक हो, तो वहां पर सेक्रेटरी जनरल के जो पावर्स हैं या रोल्स हैं वो वेग हो जाते हैं, वो काम के नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में सेक्रेटरी जनरल के पास पावर्स होने के बावजूद भी क्योंकि रशिया इज वन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स, इसके कारण उनका जो रोल है वो वेग हो गया. वी आर ऑल्सो हैविंग द इश्यू ऑफ कीपिंग द पीस. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें या उससे भी पहले मिडिल ईस्ट में जो इश्यूज हुए हैं, सीरिया में जो इश्यूज हुए हैं, वहां पर बात करें जहां पर भी P5 मेंबर्स के रोल हैं वहां पर यूनाइटेड नेशंस इनएफेक्टिव हो जाता है. There is another issue of Security Council. अब जैसे मैंने कहा Security Council में we are having 15 members. 15 members में 5 members जो हैं वो permanent है. अब ये जो permanent members हैं उनके पास एक special power है known as veto.
अब इस वीटो पावर के कारण अगर आप कोई प्रपोजल लाते भी हैं जहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से अगर आप पास करवा के लाते हैं यूएनएससी में, तो अगर P5 में से कोई भी एक मेंबर को अगर उसमें कोई आपत्ति हो तो वो अपना वीटो पावर यूज कर सकते हैं, उसमें क्लैरिफिकेशंस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है और जो प्रपोजल है जो आप इतना मेहनत से पास करके लाए हो वो डिसॉल्व हो जाता है सच। तो ये जो पावर्स दिए गए हैं P5 के पास, इसके कारण इट इज पावरफुल, यस पावरफुल तो है सिक्योरिटी काउंसिल, बट इट इज पैरालाइज्ड। द लास्ट इशू इज ऑफ जनरल असेंबली, जहां पर हम लोग न्यूज़पेपर में जो हम लोग जनरली देखते हैं, जनरल असेंबली में हर एक जो ग्लोबल लीडर हैं वो आते हैं, वो आपके परसेप्शंस बताते हैं, अपने इश्यूज बताते हैं, अपने जो राय है वो रखते हैं। सो इट इज प्रोवाइडिंग अ बिग पोडियम, एक बड़ा स्टेज जरूर दे रहा है, बट उनके जो पावर्स हैं वो काफ़ी कम हैं। जो भाषण वो दे रहे हैं, जो आइडियोलॉजी वो रख रहे हैं, वो इंप्लीमेंट करने के लिए उनके पास इश्यूज हैं, वो इंप्लीमेंट वो कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सो दीज आर सम ऑफ द फ्लॉज दैट वी फाइंड इन यूनाइटेड नेशंस। इसीलिए काफ़ी कंट्रीज एज वेल एज इंडिया चाहता है कि ये जो यूएनएससी है उसकी कंपोजिशन को चेंज किया जाए। So these are some of the aspects that you should understand when it comes to United Nations. With that, now let's move to our next aspect, that is on rupee appreciation and depreciation. Now ये जो rupee appreciation और depreciation है वो भी इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, प्रीलिम्स में काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलरेडी डिस्कस दिस एस्पेक्ट्स इन आवर 5th अगस्त वीडियो, जहां पर बेसिक्स कि एक्सचेंज रेट सिस्टम्स क्या होते हैं, एक्सचेंज रेट सिस्टम्स एक्चुअल में मतलब क्या होता है उसका, दुनिया में कैसे कैसे टाइप्स के एक्सचेंज रेट सिस्टम्स होते हैं, व्हाट इज दिस फिक्स्ड या पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, यूएसए कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करता है, चाइना कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करता है, इंडिया कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करता है, और हर एक एक्सचेंज रेट सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ्लॉज हैं, ऑल दिस एस्पेक्ट्स आई हैव डिस्कस। और इस पे बिल्डअप करके आई ऑल्सो डिस्कस कि करेंसी एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रिसिएशन से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, एप्रिसिएशन से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्रिसिएशन से इंपोर्ट जो है वो चीप हो जाते हैं, इंपोर्ट चीप होने के कारण जो मल्टीलैटरल कंपनीज है या जो थर्ड पार्टी कंट्रीज जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं वो चीप प्रोडक्ट्स को फ्लड कर सकते हैं मार्केट में। इसके कारण जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहीं ना कहीं ओवरबर्डन हो जाते हैं और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिप्राइव हो जाते हैं, वो मर जाते हैं लेटर स्टेज में। सो दीज ऑल इश्यूज, फॉर एग्जांपल द एस्पेक्ट्स ऑफ डच डिशेस, दैट एस्पेक्ट्स आई हैव डिस्कस्ड in our 5th August video. So please refer to the video here. It's a very important part of your Indian economy. With that, now let's see the quiz of the day. So both these questions had been there in the UPSC prelims 2011. 2011 में दोनों questions आ चुके हैं. The first question is related to the status of national minority. The second question is related to the Consolidated Fund of India. अब as usual ये जो questions हैं इनके answers along with their explanations would be provided in the form of PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज जो पीपीटी है जहां पर हम लोग ने डायमेंशंस एक्सप्लेन किया, दैट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF you would get in our Telegram group and the link of which would be provided in the video's description. So I hope today's analysis was beneficial for you guys. Please refer to the videos that I have told, and with that I hope you would be having a clarity in your preparation. So with that, work hard, study hard, but most importantly stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.